नमस्कार, मैं अजीत झा। इस समय हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो जिस महकमे के मंत्री हैं। बिहार में आजकल सबसे ज़्यादा उसी विभाग की एक योजना की चर्चा है। आप जिस इलाके में भी जाएंगे उसकी लोग बातें करते हैं। विनोद नारायण झा जो बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री है। पीएचईडी मतलब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। मूल रूप से इस विभाग का महकमे का काम है लोगों को पेयजल का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना। आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और मधुबनी जिले की बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार भी हैं। फिलहाल विधान परिषद के सदस्य हैं, एक बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। तो स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल तो है कि आपके वही महकमे से जुड़ा हुआ कि राज्य में ये महत्वाकांक्षी योजना है घर जल नल योजना, उसकी मौजूदा स्थिति क्या है और ये लक्ष्य जो है कब तक पूरा हो जाने की उम्मीद है? देखिए, ये जो नल से जल देने की योजना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। ये दुनिया में इसके लिए काम चल रहे हैं। दुनिया की बड़ी संस्था यूएनओ ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जारी किए हैं उसके 6ठे गोल्स में ये है कि आने वाले 2030 तक वो दुनिया में हर घर नल से जल देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लेकिन नीतीश कुमार सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने इसे 2020 में ही देने का लक्ष्य निर्धारित किया और हमने काफ़ी सफलताएं प्राप्त की है। करीब 72% से ज़्यादा काम हमारा पूरा हो गया। लेकिन बीच में आई बाढ़ और कई कारणों से उसमें कुछ बाधाएं ज़रूर आई है, लेकिन अब आने वाले दिनों में हम जल्द से जल्द इसे पूरा करेंगे। हम जब राज्य के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे थे तो कई गाँव में हमने देखा कि काम आधा अधूरा है और लोग कई तरह की शिकायत भी कर रहे थे। कहीं कह रहे थे कि पानी नियमित रूप से नहीं आता है, तो कई तरह की ये उसमें करप्शन की भी बातें कह रहा है। ये सब संज्ञान में है आपके? देखिए, आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि पीएचईडी विभाग नल जल का काम पूरे बिहार में नहीं कर रहा है। जैसे मधुबनी जिला पंचायती राज विभाग करता है, यहाँ मुखिया करते हैं, उस पर पीएचईडी विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है। वो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत है। पीएचईडी विभाग उन कामों को करता है, या तो वो गुणवत्ता प्रभावित इलाका है या कठिन इलाका है। लेकिन पत्रकारिता जगत के लोगों की अनभिज्ञता के कारण या नासमझी के कारण जनता में ये भ्रम फैल गया कि मुखिया जो कर रहा है उसका भी मंत्री मैं ही हूँ, जबकि उसे कोई लेना देना पीएचईडी विभाग को नहीं है। वो मुखिया का विभाग का मंत्री जो पंचायती राज मंत्री हैं वो होते हैं। वहाँ की कुछ शिकायतें जरूर आई है। ऐसा शिकायत नहीं है कि मेरे विभाग की शिकायत नहीं है, लेकिन जहां भी शिकायत आई है त्वरित कार्रवाई की गई है। करीब 20 ठेकेदार उसको डिवार किए गए हैं और करीब 50 इंजीनियर को हमने सस्पेंड किया है, सस्पेंशन वेकेट भी हुआ है। इसलिए जहां कहीं भी आती है तो उसकी त्वरित कार्रवाई की जाती है। लेकिन सारा काम पीएचईडी विभाग का नहीं है। खासकर मधुबनी जिला जिसका पानी शुद्ध माना जाता है, ये पंचायती राज विभाग इसका काम कर रहा है। उसकी शिकायतों के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है। तो मधुबनी और दरभंगा में पिछले साल पेयजल की भी काफ़ी दिक्कत हो गई थी। तो मतलब महकमे की ही बात नहीं, आप यहाँ भी लोकल नेता भी हैं, बीजेपी के खासकर वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री भी हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं लगता है कि दिशा में काम होना चाहिए था? नहीं, बहुत काम हुए हैं। देखिए, पिछले बार अप्रत्याशित घटना घटी। दरभंगा और मधुबनी जैसे इलाके में चापाकल सूखने लगा, जो पहली बार हुआ। ये गया और नालंदा में होता था, लेकिन मधुबनी तो बाढ़ से ग्रसित इलाका है जी। लेकिन लगातार पानी नहीं होने के कारण यहाँ अभाव हुआ और टैंकर से हमें पानी पहुंचाना पड़ा। लेकिन इस बार ईश्वर की कृपा से बड़े पैमाने पर बारिश भी हुई और नल और जन जीवन हरियाली का काम जो हमने शुरू किया, इस कारण पानी की इस बार कोई परेशानी नहीं है। और जितना हमारा भूगर्भीय जल का जो स्तर है सो 5 फीट से लेकर 18 फीट तक आगे बढ़ गया है। इतना प्रचुर मात्रा में पानी है। तो इस वर्ष इसीलिए चापाकल नहीं सूखा जून में। और आगे भी हम जल जीवन हरियाली के माध्यम से धरती को संतृप्त करने का काम कर रहे हैं और वो हो रहा है। इसकी दुनिया में तारीफ हुई है हमारे नल जल की और हमारे जल जीवन हरियाली की भी। मैं आपको जानकारी दे दूं कि रियाद में G20 देशों का एक सम्मेलन हो रहा है और 20 और 21 नवंबर को
उस G20 में बिहार को आमंत्रित किया गया है, पीएचडी विभाग को, कैसे उन्होंने जल के संचयन का काम किया और किस तरह उन्होंने गुणवत्ता प्रभावित इलाके में शुद्ध जल देने के लिए इतने बड़े पैमाने पर लोगों को जल दिया। दुनिया में नीतीश कुमार जी की इसको लेकर तारीफ हो रही है, वाहवाही हो रही है। विरोधी क्या कहते हैं इसमें हम चले जाएं तो एक काम हो जाए ही नहीं कि उनका काम गाली देना है, लेकिन जो विरोधी हैं उनको समझ भी नहीं रहा कभी 2005 से पहले कि पानी की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, नल से जल दिया भी जा सकता है। और वो लोग तो इसके लिए माहौल बनाते रहे कि नल जल जोड़ना गलत है, अरे सबको चापा कर दीजिए। उनको ये समझ नहीं है कि धरती के नीचे का जल की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। बिहार के जलों में आर्सेनिक, फ्लोराइड और बड़े पैमाने पर एक्सेस आयरन की समस्या है, जिस पानी को पीने से लोग बीमार होते हैं। इसलिए शुद्ध और परिष्कृत जल की आवश्यकता है और नल जल दुनिया की आवश्यकता है, जो बिहार सरकार सबसे पहले पूरा करने वाली है। विरोधियों की यही बात नहीं है, जैसे मतलब पब्लिक भी है, जैसे ये तो मानती है कि सड़क का काम हुआ है, बिजली का काम हुआ है, कई काम बताते हैं कि हुआ है, लेकिन फिर भी लगता है कि खासकर जो आप लोगों की पार्टनर है जदयू, उसको लेके लोगों में एक नाराजगी दिखती है। ये मतलब बिहार में अभी दिख रहा है, जैसा हमने अपने दौरे मतलब जहाँ घूम रहे थे तो हमने ये महसूस किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी में वो कौन सा हुनर है कि उसी सरकार में रहते हुए उससे वो नहीं प्रभावित हो पा रही? ऐसे ये बात सही नहीं है। जितनी भी इस सरकार की प्रशंसा के पात्र भारतीय जनता पार्टी है, उससे एक कदम भी कम जदयू नहीं है। और यदि कोई कमजोरी है तो उसके लिए जितना भी दंड का भागी जदयू है, उतना ही भाजपा भी है, क्योंकि पिछले 15 साल से ऐतिहासिक काम हम लोगों ने किया है। गठबंधन के मामले में बिहार का एनडीए गठबंधन आदर्श गठबंधन है। गठबंधन की राजनीति में जितना बारा पिट्टी, छीना झपटी, गाली गलौज एक दूसरे में है, उस मामले में आदर्श है। लेकिन विरोधी आपस में फूट डलवाने का प्रयास करते हैं, जिसमें वो सफल नहीं होंगे। जदयू भाजपा गठबंधन भी अटूट है और जनता का प्रचुर विश्वास भी है, जो 2019 के चुनाव में दिखा था और 20 में फिर लोग देखेंगे। तो लेकिन मोदी की जितनी लोकप्रियता दिखती है उसमें नहीं लगता कि बीजेपी अकेले लड़ती तो ज्यादा फायदे में रहती? एकदम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे हमारे नेतृत्व ने तय किया, वो सक्षम और समर्थ नेतृत्व है, वो बिहार के भविष्य को जानता है। आज बिहार का भविष्य जदयू और बीजेपी के नेतृत्व में सुरक्षित है और इसलिए बिहार के भविष्य को देखते हुए हमारे नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने यह निर्णय लिया कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और बिहार की बेहतरी इसी में है, क्योंकि वो समर्थ और सक्षम है, तो उनकी समझ बड़ी है और इस देश की परिस्थितियों को समझते हैं, इसलिए तो निर्णय लिया है। और पूरी भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह नीतीश कुमार के पीछे खड़ी है। अब मैं आपके विधानसभा क्षेत्र और चुनाव पे अभी लौटता हूँ। बेनीपट्टी में आप 2010 में आए थे, विधायक भी लोगों ने यहाँ का चुना आपको। इसके बावजूद जब जब आपकी उम्मीदवारी की या चुनाव लड़ने की चर्चा होने लगती है तो लोग बाहरी होने का आरोप लगाते हैं, ये क्यों है? देखिए, वो लोग बाहरी होने का नारा लगाते हैं कि जिनको विकास से लेना देना नहीं है, मेरी वैचारिक प्रतिबद्धता की समझ नहीं है, जनता में मेरी स्वीकृति का समझ नहीं है, वो एक छोटी बात को हाईलाइट करना चाहते हैं और बेनीपट्टी की जनता नकारती रहती है। जब मैं 2010 में यहाँ चुनाव लड़ने आया तो ये सही था, इसके गांवों से मैं परिचित नहीं था, लेकिन बेनीपट्टी की महान जनता ने विरोधियों के कुप्रचार को नकारते हुए उनके गाल पर करारा तमाचा मारा और मुझे 13,000 से ज्यादा मतों से विजयी बनाया। हाँ, 15 में मैं हार गया, लेकिन फिर भी जितना वोट मुझे आया था 2010 में, उससे 22,000 वोट ज्यादा देने का काम 2015 में किया, तो मेरे कामों की स्वीकृति भी दी। और उसके बाद उसका हार का कारण के अलग विश्लेषण है, लेकिन आज 10 में भले ही मैं बाहरी था, लेकिन आज मैं अपने घर में मैं बैठा हूं, बेनीपट्टी में मेरा घर है। जो लोग प्रचार कर रहे हैं, जनता उसका जवाब दे रही है और वोटों में वो जवाब दिखेगा और वो आगे आने वाले दिखेगा, इसलिए इसका कोई असर नहीं है। ये कुछ छुटभइये नेता इस तरह के प्रचार करके उनको लगता है लाभ मिल जाएगा, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उनके गाल पर भी करारा तमाचा लगेगा। 2015 विधानसभा चुनाव के वोट बढ़ने की बात बता रहे थे, तो आपकी जानकारी लेकर बता दूं कि उस बार जदयू जो है बीजेपी से अलग होकर लड़ रही थी, इसके बावजूद ये करीबी मुकाबले में हार गए थे। इस बार फिर से पार्टी ने इनको मौका दिया। एक बात और मैं ये जानना चाहता था कि आपने अपने पहले कार्यकाल में यहाँ काम किया, लोग बताते हैं, फिर भी कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन एक मुझे लगता है जैसे आप चुनाव हारने के बावजूद विधान परिषद में गए, फिर मंत्री चुने गए,
तो उससे लोगों की आकांक्षाएं ज़्यादा बढ़ गई है आपको लेके। उसका मतलब आपको यहाँ नुकसान हो रहा है या लग रहा है कि लोग उससे कुछ असर पड़ रहा है चुनाव पे? नहीं, लोग जैसे जो विधायक के लिए होना चाहिए था वो आपके लिए मुझे कहीं लोग दें। नहीं, ये अच्छी बात है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों का भरोसा मुझ पर कायम है, इसे लोग मुझसे ज्यादा उम्मीद करते हैं, और जिससे उम्मीद करते हैं उसी से कुछ बात मांगते हैं। जिसके बारे में नकारा मान लेते हैं, जैसे लालू को लोग नकारा मान लिया तो किसी ने उम्मीद नहीं की कि लालू रोड बनाएंगे। लालू को नकारा मान लिया तो किसी ने उम्मीद नहीं की कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। लालू को नकारा मान लिया तो किसी ने बिजली की उम्मीद नहीं की। विनोद नरेंद्र झा ने काम किया, इसलिए जब हम हार भी गए तो लोगों की उम्मीद हमसे लगी थी, बाकी लोगों से लगी नहीं थी। और यदि मैं हारा भी तो 20,000 वोट लोगों ने ज्यादा दिया, तो बाकी भी उम्मीदें हमसे ही है। तो जो प्यार करते हैं उसे डांटने का भी हक होता है, उसे समझाने का भी हक होता है, मांगने का भी हक होता है। मैं गौरवान्वित हूं कि हारने के बाद भी बेनीपट्टी की जनता हमसे उम्मीद लगाती रही और हम उस काम में लगे रहे। अब आपने लालू की चर्चा कर ली तो एक सवाल मैं पूछूं, ये तेजस्वी यादव रोजगार को मुद्दे को लेकर खासकर युवाओं में जो है तेजस्वी यादव की लगती है कि लोकप्रियता बढ़ रही है, ये पार्टी के लिए चिंता का विषय है? तेजस्वी यादव बहुत परेशान हैं। दरअसल वो चांदी के चम्मच को लेकर पैदा हुए, कभी संघर्ष का मौका नहीं मिला। जिसके बाप ने के 9,000 करोड़ के भ्रष्टाचार में आप पले बढ़े हैं, उसके उत्तराधिकारी भी हैं। तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब उनके पिता थे, मैं यहाँ के मुख्यमंत्री, उनकी माता थी, तो उनके यहाँ के नौजवानों को पलायन करना पड़ा था, पलायन में कमी आई है। और आज वो रोजगार की बात करते हैं। क्या वो कट्टा बांटेंगे, फिर से अपहरण सुयोग करेंगे, पिस्तौल बांटेंगे 10 लाख लोगों को? बिहार की जो बजटरी स्थिति है, सरकारी नौकरी सिकुड़ रहा है, और सरकारी नौकरी का जिस तरह से ढोंग कर रहे हैं सारे लोग समझ रहे हैं, उनकी लोकप्रियता कुछ नहीं है, वो कुछ लोगों का कमाल है जो चुनाव के बाद दिखेगा। देखिए, एक बात मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी और जदयू का जो गठबंधन है वो बिहार के जनमानस का प्रतिनिधित्व करता है, बिहार के शांति विकास का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जब 2010 में हम लोग मिल के चुनाव लड़े थे तो 243 में से 206 सीट हमने जीतने का काम किया था। कांग्रेस 4 सीट पर सिमट गई थी, लालू यादव 22 सीट पर सिमट गए थे। आज फिर ये दोनों गठबंधन साथ है, और इसके साथ साथ विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं। इस बार हम 220 सीट जीतेंगे। राजद बहुत नीचे सिमट जाएगा और कांग्रेस 0 पर आउट हो जाएगी, 4 से वो 0 पर चलेगी। ये 220 का आप दावा कर रहे हैं, ये मतलब सत्ता विरोधी लहर भी होती है ना? 15 साल से आप लोग करीब करीब सत्ता में हैं। लेकिन सत्ता के पक्ष की लहर भी होती है। जो 2005 में जब हमने चुनाव लड़ा तो बीजेपी को 55 सीट आई थी, और जब 2010 में हमने चुनाव लड़ा, हम सत्ता से आए थे, तो बिहार की जनता ने मुझे 92 सीट दिया था। तो सत्ता के पक्ष की लहर भी होती है, वही और इस लहर बार सत्ता के पक्ष की लहर है, हम 220 सीट जीतेंगे। अच्छा, फिर आखिरी सवाल कि अगर 5 साल बाद फिर हम मिले और इस चुनाव में फिर आपको यहाँ की जनता ने चुना, तो आपके दिमाग में रोड मैप क्या है बेनीपट्टी के डेवलपमेंट के लिए, कि आप फोकस में ये काम होंगे? वो जरा देखिए, विकास की एक अनंत अवधारणा है, उसकी एक निश्चित सीमा रेखा नहीं खींची जाती है। ये दुनिया का मामला है। जब आप एक विकास करते हैं तो दूसरे विकास के खोज होते हैं। जैसे पिछले बार लोग मुख्य सड़क की मांग करते थे लालू यादव के राज में, उसके लिए धरना देते थे। 4 घंटा बिजली रहे, इसके लिए रोड जाम होता था। लेकिन आज यदि 1 घंटा बिजली कट जाता है तो लोग उसके लिए हंगामा करते हैं। किसी के गली में बाकी है तो उसके लिए हंगामा करते हैं, और ये हमारे लिए उपलब्धि है, ये हमारी उपलब्धि है। इसीलिए उस अनुरूप हमने मन में ठाना है कि हमने विकास के नए आयाम दिए हैं। यदि उसकी चर्चा करेंगे तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन और करने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी जी की कृपा से बेनीपट्टी को डूब वाले इलाके से नए एनएच की स्वीकृति हुई है, जो उच्चेठ से उग्रतारा तक जाएगी, और वो एक बेनीपट्टी में नई संभावनाओं को जन्म देगा। उसका पूरा मैप मेरे दिमाग में है, कैसे उसके दोनों ओर आईटी इंडस्ट्रीज, एजुकेशन हब से लेकर बाकी चीज़ें शुरू हो सकती है। जो इलाका डूब का है, जिसमें कोई खेती नहीं होती बारिश के कारण, वो एक नई संभावना पैदा करेगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानक से जुड़ेगा। एक तो ये बड़ी योजना मेरे दिमाग में है कि बेनीपट्टी का आमूलचूल परिवर्तन होगा, और बाकी तो विकास विकास चलता रहेगा। नहीं, विकास के लिए जैसे सड़क बिजली की बात है, ये बात जनता भी मानती है काम हुआ, लेकिन ये काम बिहार में 30 साल पहले होना था जो नहीं हुआ। तो आप उसी को मानक बना के कितने समय तक चलेंगे?
30 साल पहले बिहार की जनता ने जो भूल की, उसी भूल को सुधारने के लिए लगातार 15 साल तक हमको मौका दिया और फिर आगे भी मौका देगी। देखिए, विकास का 3 मानक है। लोगों की आवश्यकता के लिए 3 आंदोलन होते हों, बिजली, सड़क और पानी। बिहार एकमात्र राज्य है दुनिया का जहां किसी विरोधी की हिम्मत नहीं है कि बिजली और सड़क और पानी के मामले को सड़क पर उठा सके। और जो विकास का पहला सूत्र वाक्य है, उसमें हमने फतह हासिल की है। और जब बिजली आएगा तो उद्योग आएगा, लॉ एंड ऑर्डर हुआ तो बाकी चीजें होंगी। तो इसी तरह का आगे चलता जाएगा। और कनेक्टिविटी जब होगी तभी तो विकास होगा। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति अफ्रीका देश गए, तो उन्होंने कहा आप लोग रोड क्यों नहीं बनाते? तो कहा कि हमारे पास धन नहीं है, आपके पास बहुत धन है इसीलिए बनाते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे पास धन इसलिए है कि हमने गाँव को जोड़ा है। और इस मूल मंत्र को चीन ने 80 में ग्रहण किया और गाँव को गली गली को जोड़ दिया और पूरे देश में, दुनिया में चीन ने डंका बजा दिया विकास का। अटल बिहारी वाजपेयी 99 में इस देश के प्रधानमंत्री हुए और गाँव को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क शुरू किया। 80 में जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी थे तो क्यों नहीं शुरू किया? क्योंकि उनकी सेंस और समझ नहीं थी विकास के मामले। वो गरीबी को भगाना चाहते हैं। बीजेपी गरीबी को उन्मूलन करना चाहती है, इसलिए हमने रोड को किया है। और रोड, बिजली और पानी किसी भी विकास की आधारभूत संरचना है। वो पूरा होता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा, बाकी विकास होता रहेगा। तो इंडिया से बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद।